हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टू डे टारगेट में। आज हम देखेंगे यूपी टेट के लिए एसएसटी जो आपके पेपर 2 में पूछी जाती है। तो जितने भी पीवाई के क्वेश्चन हैं प्लस सिलेबस के अनुसार सभी एमसीक्यू आपको करवा रहे हैं। तो जो लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आगे की क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। देखिए, जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। देखिए, जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं पीवाईक्यू क्वेश्चन प्लस सिलेबस के अनुसार, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। लास्ट तक क्लास में ज़रूर बने रहिएगा। तो चलते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, क्लास शुरू करने से पहले प्लीज़ आप लोग देखिए इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दिया करिए। पहला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान कैवल्य प्राप्त हुआ था? तो महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ऋजुपालिका नदी पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, समझते हैं। देखिए, महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद जम्बिका ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ था। और देखिए, निरंजना नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फैयान किस गुप्त राजा के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो प्रसिद्ध चीनी यात्री फैयान किस गुप्त राजा के शासनकाल में भारत आया था? तो वह देखिए आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फैयान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। देखिए, चीनी बौद्ध भिक्षु फैयान बौद्ध ग्रंथों की खोज में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 5 महाव्रतों में अपरिग्रह का क्या अर्थ होता है? तो वह हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, धन का संग्रह ना करना होता है। तो जैन धर्म के 5 महाव्रतों में अपरिग्रह का अर्थ होता है धन का संग्रह ना करना होता है। देखिए, समझते हैं। अपरिग्रह का अर्थ है अपनी आवश्यकता से अधिक भौतिक वस्तुओं, धन या संपत्ति का संचय ना करना होता है। जैन दर्शन के अनुसार धन या वस्तुओं के प्रति अत्यधिक लगाव आसक्ति ही सांसारिक दुखों का हिंसा या मुख्य कारण बनती है। इसलिए देखिए, इस व्रत के तहत साधु संत सभी प्रकार की सांसारिक संपत्तियों का पूरी तरीके से त्याग कर देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। देखिए, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम शंकरादित्य के संरक्षण में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम जैन संगीति आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में की गई थी। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रथम जैन संगीति आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में की गई थी। देखिए, प्रथम जैन संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लगभग 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में शूलभद्र की अध्यक्षता में की गई थी। और देखिए, दूसरी जैन संगीति आयोजित की गई थी तो बल्लभी गुजरात में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने कविराज की उपाधि धारण की थी और उन्हें सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाई देते थे? तो वह देखिए हो जाएगा समुद्रगुप्त हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की थी और उन्हें सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाई देते थे। देखिए, समझते हैं। देखिए, समुद्रगुप्त संगीत और कला के महान प्रेमी थे और उनके सिक्कों पर उन्हें बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है और उनकी साहित्यिक प्रतिभा के कारण उन्हें कविराज कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो जैन साहित्य को नाम से जाना जाता है तो आगम नाम से जाना जाता है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जैन साहित्य को आगम नाम से जाना जाता है। देखिए, जैन धर्म के पवित्र ग्रंथों और साहित्य को आगम कहा जाता है।
और त्रिपिटक अगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो त्रिपिटक अगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित है और जैन धर्म के पवित्र ग्रंथों को आगम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुड़ों के आक्रमण को विफल करने वाला गुप्त शासक कौन सा था? तो हुड़ों के आक्रमण को विफल करने वाला गुप्त शासक था, तो आपका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, स्कंदगुप्त था। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हुड़ों के आक्रमण को विफल करने वाला गुप्त शासक था स्कंदगुप्त था। देखिए, स्कंदगुप्त ने भारत पर बर्बर हुड़ों के भयंकर आक्रमण को न केवल रोका था बल्कि उन्हें बुरी तरीके से पराजित कर खदेड़ दिया था, जिसकी जानकारी मिलती है जूनागढ़ और भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं की पेंटिंग मुख्य रूप से किस काल से संबंधित है? तो अजंता की गुफाओं की पेंटिंग संबंधित है तो गुप्त काल और बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अजंता की गुफाओं की पेंटिंग संबंधित है गुप्त काल और बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जातक कथाओं से प्रेरित हैं और इनमें अधिकांश का निर्माण हुआ है गुप्त काल के दौरान हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हाइडेस्पीस का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हाइडेस्पीस का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा, झेलम नदी के किनारे हुआ था। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हाइडेस्पीस का युद्ध हुआ था, झेलम नदी के किनारे पर हुआ था। देखिए, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस का ऐतिहासिक युद्ध झेलम नदी के किनारे हुआ था और यूनानी भाषा में झेलम को हाइडेस्पीस कहा जाता है और संस्कृत भाषा में इसे वितस्ता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी और प्रसिद्ध राजा कौन सा था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, कनिष्क था। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। देखिए, कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महान शासक था। उसने साम्राज्य विस्तार के साथ साथ कला, संस्कृति और बौद्ध धर्म को बहुत बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा प्रसिद्ध चीनी यात्री भारत आया था? तो वह देखिए हिंग सॉन्ग आया था। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंग सॉन्ग प्रसिद्ध चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था तो फैयान आया था, तो याद रखिएगा। देखिए, चीनी यात्री हिंगसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की और सीयूकी नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो वह देखिए, आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में हुई थी और कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और देखिए, पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में हुई थी। पहली बौद्ध संगीति हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। और देखिए, दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी तो वैशाली में हुई थी और तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक के शासनकाल में हुई थी। देखिए, चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के संरक्षण में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी, वासुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। और इसी संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो संप्रदायों में बढ़ गया था। तो देखिए, चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो वह देखिए बाल भट्ट थे। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित के लेखक बाल भट्ट थे। देखिए, बाल भट्ट सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित, कादम्बरी जैसी प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की थी। तो बाल भट्ट ने
हर्षचरित और कादम्बरी जैसी पुस्तकों की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंख सावत की शुरुआत 78 ईस्वी एडी में किस राजा ने की थी जो आज भारत का राष्ट्रीय पंचांग है? तो वह देखिए कनिष्क ने की थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। शंख सावत की शुरुआत 7800 ईस्वी में कनिष्क राजा ने की थी। देखिए समझते हैं। देखिए कुषाण राजा कनिष्क ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में 78 ईस्वी में शंख सावत चलाया था, जो वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित शिफ्ट की थी? तो सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी को थानेश्वर से स्थानांतरित करके कहाँ शिफ्ट की थी? तो वह देखिए कन्नौज की थी। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित की थी तो कन्नौज में की थी। देखिए हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री की सुरक्षा और साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अपनी राजधानी को थानेश्वर हरियाणा से कन्नौज उत्तर प्रदेश स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता के लेखक चरक और प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? तो वह देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चरक संहिता के लेखक चरक और प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। आयुर्वेद के महान आचार्य चरक और बुद्ध चरित्र के रचयिता अश्वघोष दोनों ही कुषाण राजा कनिष्क के समकालीन थे और उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर की सेना ने भारत में किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? तो वह देखिए हो जाएगा ब्यास नदी को मना कर दिया था। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। देखिए क्या कारण था कि सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था? तो लगातार युद्धों से थकी हुई और मगध के शक्तिशाली नंद साम्राज्य की विशाल सेना की खबरों से डरी हुई सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी से आगे बढ़ने से मना कर दिया था। यहीं से सिकंदर को वापस लौटना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य वंश के किस राजा ने नर्मदा नदी के तट पर सम्राट हर्षवर्धन को युद्ध में हराया था? तो वह देखिए हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर सम्राट हर्षवर्धन को हराया था। देखिए समझते हैं। देखिए चालुक्य वंश के महान शासक पुलकेशिन द्वितीय ने लगभग 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन को पराजित कर उनके दक्षिण विस्तार को रोक लिया था। और इस युद्ध की जानकारी मिलती है ऐहोल अभिलेख से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल राजा ने बंगाल के पाल शासक को हराकर गंगईकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की थी और नई राजधानी बनाई थी? तो वह हो जाएगा देखिए पहला आंसर सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम ने बनाई थी। तो राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के पाल शासक को हराकर गंगईकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की थी। देखिए समझते हैं। देखिए राजेंद्र प्रथम ने अपने सफल सैन्य अभियान में बंगाल के पाल राजा महिपाल को पराजित किया था और इस ऐतिहासिक जीत के उपलक्ष्य में उन्होंने गंगईकोंड चोल गंगा का चोल विजेता की उपाधि धारण की थी और देखिए गंगईकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी बसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम काल के दौरान चोल साम्राज्य का मुख्य प्रतीक चिन्ह क्या था? तो संगम काल के दौरान चोल साम्राज्य का मुख्य प्रतीक चिन्ह क्या था? तो वह देखिए बाघ टाइगर था। तो आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। संगम काल के दौरान चोल साम्राज्य का मुख्य प्रतीक चिन्ह था तो बाघ टाइगर था। देखिए संगम काल के दौरान चोलों का राज की प्रतीक चिन्ह बाघ टाइगर था। देखिए आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं यह सभी देखिए आपके सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं और जितनी भी मेरी क्लासेस हो चुकी है एसएसटी की आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। जितने भी पीवाई के क्वेश्चन हैं
प्लस सिलेबस के अनुसार वही क्वेश्चन आपको करवाए हैं। तो प्लीज़ जो लोग नहीं देखे होंगे तो वह जाके ज़रूर देख लेंगे। अगर आप पेपर 2 क्लियर करना चाहते हैं, देखिए 60 नंबर का पूछा जाता है, काफ़ी ज़्यादा रोल होता है पेपर 2 में एसएसटी का, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दिया करिए, कहना ना पड़े, आप लोग इतना कर ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? तो वह देखिए नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राजवंश चोला डायनेस्टी का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है जिसने 9वीं शताब्दी में तंजौर पर अधिकार किया था? तो वह देखिए विजयालय हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चोल राजवंश का वास्तविक संस्थापक विजयालय को माना जाता है जिसने 9वीं शताब्दी में तंजौर पर अधिकार प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसमें मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है? तो किसमें मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है? तो वह हो जाएगा फिलीपींस में स्थित है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए मेयान फिलीपींस के लुजोन द्वीप पर स्थित एक सक्रिय और अपने पूर्ण शंक्वाकार आकार के लिए प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। तो मेयान फिलीपींस के लुजोन द्वीप पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो पूर्ण शंक्वाकार आकार के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली चमक एवं मेघ गर्जन विशेषताएं हैं। तो बिजली चमक और मेघ गर्जन किसकी विशेषताएं हैं? तो वह देखिए क्षोभ मंडल की हैं। तो आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। मौसम से सभी संबंधित घटनाएं इसी में होती हैं, जैसे बादल, वर्षा, बिजली चमकना और आदि तूफान जैसी इसी परत में समस्याएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शीत महासागरीय धारा है? तो कौन सी शीत महासागरीय धारा है? तो वह देखिए बेंगुला धारा हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। बेंगुला धारा महासागरीय की शीत महासागरीय धारा होती है। देखिए बेंगुला दक्षिण अटलांटिक महासागर में बहने वाली एक ठंडी शीत जलधारा होती है, जबकि ब्राज़ील में क्रोएशिया और गल्फ स्ट्रीम में जलधाराएं गर्म होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, हॉकी से संबंधित है। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो आपका राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जून 2005 में पारित किया गया था। देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित किया गया था। ये ऐतिहासिक कानून भारतीय संसद द्वारा 15 जून 2005 को पारित किया गया था और पूर्ण रूप से 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। तो इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया था, 12 अक्टूबर 2005 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो भारत में दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत किया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भारत में दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव सर्वप्रथम पारित किया था तो जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत किया था। देखिए भारत में बिना किसी राजनीतिक दल के लोकतंत्र की सबसे पहली और मुखर वकालत की थी तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने और एम.एन. राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था? तो संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर शामिल किया गया था। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान में मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर शामिल किया गया था। देखिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत
भारतीय संविधान में भाग 4A और अनुच्छेद 51A जोड़कर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। देखिए इधर के जितने भी क्वेश्चन हैं यह सभी PYQ क्वेश्चन हैं, आपको करवा चुके हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस देखेंगे 20 क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें में से संगीतमय माना जाता है, तो इसमें में से संगीतमय वेद कौन सा माना जाता है? तो सामवेद माना जाता है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। संगीतमय वेद माना जाता है तो सामवेद माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फांसो एक प्रचलित किस्म है, किसकी है? तो वह हो जाएगा आम की है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अल्फांसो एक प्रचलित किस्म है तो आम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने की कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने की कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो आपका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, कटूर विधि अपनाई जाती है। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कटूर विधि पहाड़ी ढलानों पर मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए एक अच्छी विधि मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेली बनाने के लिए अति आवश्यक है, तो जेली बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो वह देखिए पेक्टिन की आवश्यकता होती है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जेली बनाने के लिए अति आवश्यक होती है तो पेक्टिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम की कौन सी किस्में बहुभुर्णीय होती है? तो आम की कौन सी किस्में बहुभुर्णीय होती है? तो वह देखिए होती है चंद्रकली होती है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डन रेक का उपयोग किया जाता है, तो गार्डन रेक का उपयोग किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो वह देखिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, खरपतवार एकत्रीकरण हेतु किया जाता है। तो गार्डन रेक का उपयोग किया जाता है तो खरपतवार एकत्रीकरण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचल संधि पाई जाती है, तो अचल संधि किस में पाई जाती है? तो कपाल में पाई जाती है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अचल संधि कपाल में पाई जाती है। देखिए जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे, उसको जाके जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र होता है तो H2O होता है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? तो रक्त की शुद्धि होती है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला हो जाएगा, गुर्दा की शुद्धि के कारण होती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। रक्त की शुद्धि होती है तो गुर्दा के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार ग्रंथियों द्वारा कौन सा पाचक रस स्रावित होता है? तो वह देखिए टाइलिन होता है। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जितने भी PYQ क्वेश्चन बचे हैं और देखिए सिलेबस के अनुसार MCQ बचे हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप करवाने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। इसलिए जितना हो सके देखिए अच्छे से पढ़िए ताकि आपका एक UP टेट में अच्छा स्कोर बन सके। तो आप देखिए आपकी डेली क्लासेस चलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सभी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के वस्त्रों में अरारोट का क्लफ लगाया जाता है? तो किस प्रकार के वस्त्रों में अरारोट का क्लफ लगाया जाता है? तो वह देखिए हो जाएगा, इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, सूती कपड़ों में लगाया जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का मृदा जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है? तो किस प्रकार का मृदा जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है? तो वह हो जाएगा कोशिका जल द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत उत्पादन वाली भैंस कौन सी होती है? तो दूध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत उत्पादन वाली भैंस की नस्ल कौन सी होती है? तो वह देखिए होती है, तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भदावरी होती है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुल्ली डंडा फैलेरिस माइनर किस फसल का प्रमुख खरपतवार है? तो वह देखिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गेहूं का है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंडारण के समय बीज में नमी प्रतिशत होना चाहिए, कितना होना चाहिए?
तो वह हो जाएगा यहाँ पे पहला हो जाएगा 8 से 10 होना चाहिए। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। भंडारण के समय बीज में नमी प्रतिशत होना चाहिए, तो 8 से 10 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भू क्षरण का कारक नहीं है? तो कौन सा भू क्षरण का कारक नहीं है? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ढाल के विपरीत जुताई हो जाएगा, जो देखिए भू क्षरण का कारक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में नीले रंग के बाद कौन सा रंग आता है? तो वह देखिए हरा रंग आता है। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इंद्रधनुष में नीले रंग के बाद हरा रंग आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस्किन के अनुसार कला क्या है? तो रस्किन के अनुसार कला क्या है? तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, कला सौंदर्य है। तो रस्किन के अनुसार कला सौंदर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? तो राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन लखनऊ में स्थित है। तो राज्य कला ललित अकादमी स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। देखिए इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो अपना स्कोर जरूर बताइएगा। 50 क्वेश्चन में से कितने स्कोर आपके सही बने हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बाज पक्षी नामक चित्र का चित्रण किस मुगल शासक के काल में हुआ था? तो बाज पक्षी नामक चित्र का चित्रण किस मुगल शासक के काल में हुआ था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके स्कोर कितने बने हैं 50 क्वेश्चन में से, उसको भी ज़रूर बताइएगा। और देखिए जितने भी लोग एसएसटी की मेरी क्लासेस नहीं देखे हैं, तो उसको जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।